नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। साल 2024 का आज आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। ऐसे में आज किसी एक खास बड़ी खबर को आपके समक्ष लेकर के नहीं हाजिर हो रही हूँ, बल्कि साल 2024 की तमाम बड़ी घटनाओं की झलकियां आपके समक्ष पेश करेंगे एक रीकैप के फॉर्मेट में। साल 2024 की 4 बड़ी घटनाएं, 4 बड़ी राजनीतिक शख्सियतें, 4 बड़ी ऐसी शख्सियतें जो राजनीति की जगत से तो ताल्लुक रखती हैं लेकिन नुकसान झेल गई। 4 बड़ी घटनाएं, 4 बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट, इस तरीके से कुछ अलग-अलग कैटेगरीज में 4 बड़ी चीजें जो रही, जो साल 2024 में सुर्खियां बटोरती रहीं, उसका रिकैप आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2024 की 4 बड़ी घटनाओं के रूप में। जनवरी के महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। जी हाँ, साल 2024 की शुरुआत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई। अयोध्या में सैकड़ों सालों से राम मंदिर का इंतजार जो लोग कर रहे थे, वो राम मंदिर जो है आखिरकार तैयार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को और इस आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई बड़ी हस्तियां पहुंची। आज भी लोग अब राम मंदिर पहुंचते हैं और प्रतिदिन की बात की जाए तो लाखों लोग श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आम चुनावों की। जी हाँ, 2024 में आम चुनाव संपन्न हुए। अप्रैल से लेकर के जून महीने तक आम चुनाव संपन्न हुए। कई चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए और नतीजा एक बार फिर से वही। जी हाँ, लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। हालांकि पिछली बार के मुकाबले ये जीत कुछ कम रही, लेकिन 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी वो अंक तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन सरकार उन्हीं की बनी। सहयोगी पार्टियों के साथ एक बार फिर तीसरी मर्तबा केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा लगातार देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग से किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबसे पॉपुलर फेस के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम की कुर्सी पर आसीन होना अपने आप में एक बड़ा इवेंट था, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहीं। इसके बाद हम बात करेंगे हाथरस कांड की। दोस्तों, 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक आयोजन हुआ, धार्मिक आयोजन, जिसमें ज्यादातर शरीक होने वाली महिलाएं थी। इस आयोजन के दरमियान अचानक भगदड़ मची और भगदड़ के बाद सैकड़ों बच्चे और महिलाएं कुचले गए। इसमें कुछ 100 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे और कई लोग जख्मी हुए। भोले बाबा के इस आयोजन में जिस तरीके से अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं देखी गई, उसने सबके होश उड़ा दिए। इन्वेस्टिगेशन चली, लंबे समय तक पूरे मामले की इंक्वायरी चली, लेकिन हमारे देश में होता यही है ना कि काफी समय तक हो हल्ला मचता है, खबरिया चैनलों पर सुर्खियां बटोरती हैं इस तरह की घटनाएं, लेकिन बाद में नतीजा ढाक के 3 पात, सब भुला देते हैं इस तरह की घटनाओं को। और उसके बाद एक बार फिर इसी तरह की घटनाएं दोबारा होती हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन कर क्या रहा था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेते हैं। 30 जुलाई को केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये इतना जबरदस्त लैंडस्लाइड था जो पूर्व में कभी देखा नहीं गया। कई गांव बह गए, कई जिंदगियां लील गई। आलम ये कि आज भी कुछ लोगों की लाशों का पता नहीं चल सका। इतना जबरदस्त लैंडस्लाइड पूर्व में कभी देखा नहीं गया था। हालांकि वायनाड की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन ये पहला मौका था जब वायनाड में इतनी जबरदस्त कुदरती त्रासदी देखी गई, जिसे हाल ही के दिनों में सेंटर ने भी नेशनल कैलेमिटी घोषित किया है और वायनाड के लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए हैं। चलिए, तो ये तो हुई साल की 4 ऐसी बड़ी घटनाएं जिसने सबका ध्यानाकर्षण देश में अपनी ओर किया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपराध की, क्योंकि अपराध एक ऐसी चीज है जो देश में होती है और लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा सिस्टम क्या अभी भी ठीक से काम कर रहा है, पुलिस ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है, व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं है, ये इन घटनाओं से भी समझ में आता है। तो साल की शुरुआत में एक ऐसी घटना मुंबई के दहिसर में हुई फरवरी के महीने में, जिसने सबको हैरान कर दिया। फेसबुक पर लाइव सेशन चल रहा था। पूर्व पार्षद साहब अभिषेक घोसालवर अपने दोस्त के साथ लाइव सेशन में बैठे हुए थे, लेकिन अचानक कुछ हथियारबंद लोग पहुंचते हैं और इस लाइव सेशन में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें छल्ली कर देते हैं। 39 मिनट के इस फेसबुक लाइव के सेशन में जनता ने
देखा किस तरीके से अपराधियों ने बेखौफ होकर अभिषेक घुसालवर को मौत के घाट उतारा। मुंबई की ये घटना यूं तो कुछ नई नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा हुआ था, उसने प्रशासन की भी कमर हिला दी। खैर, पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे चली, अपराधी पकड़े भी गए, लेकिन ये घटना काफी समय तक सुर्खियां बटोरती रही, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती रही। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई की ही एक दूसरी बड़ी घटना की, जिसकी शुरुआत तो अप्रैल के महीने में हुई, लेकिन दिसंबर तक भी उसकी चर्चाएं यदा कदा न्यूज चैनल पर अलग अलग एंगल से होती रही। अभिनेता सलमान खान, जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, कई गिरफ्तारियां भी हुई, देश के अलग अलग कोनों से गिरफ्तारियां हुई और तमाम गिरफ्तारियों ने पिन पॉइंट लॉरेंस बिश्नोई को ही किया। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई, बावजूद इसके सलमान खान के करीबी भी इस पूरे मामले में लपेटे में आ गए। बाबा सिद्दीकी का कत्ल भी इसी की एक आगे की कड़ी था। सलमान खान की सुरक्षा अभी भी बढ़ाई गई है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को टारगेट किए हुए हैं, मुंबई पुलिस की मुश्किलें तो अभी खत्म होती नहीं दिखती जब तक कि लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग का खात्मा नहीं हो जाता। अगली घटना जो है वो मई के महीने में पेश आई। मुंबई से सटे पुणे की घटना, जहां एक नाबालिग ने अपनी पॉर्श कार में पार्टी की दोस्तों के साथ उसके बाद बाइक सवार एक युवक और युवती को रौंद दिया। हिट एंड रन का यह मामला, जिसमें मौके पर ही दोनों युवक और युवती की मौत हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक सिंपल हिट एंड रन का मामला नहीं था, या पॉर्श गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट नहीं था जिसने चर्चाएं बटोरी। इस पूरे मामले में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया गया, मिली भगत, सांठगांठ और उदासीनता, सब कुछ देखने को मिला। क्योंकि जो नाबालिग युवक था, जब उसे पकड़ा गया, ट्रेस किया गया, क्योंकि सीसीटीवी था तो ट्रेस करना बहुत आसान था, और पुलिस की मजबूरी भी थी कि गिरफ्तारी दिखाना था, वरना वो इसे एक ठंडे बस्ते में डाल देते, बताते अनट्रेसेबल नहीं है। लेकिन सब कुछ क्योंकि कैमरे पर हुआ था, लिहाजा पॉर्श गाड़ी का जो चालक था उस तक पुलिस पहुंची, और एंड में जो नतीजा निकला ना, जज साहब ने जो फैसला सुनाया था, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे देश में कानून व्यवस्था ठीक से अभी चल भी रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि जज साहब ने नाबालिग चालक को जो सजा दी, उसमें एक निबंध, ट्रैफिक के संबंध में किस तरीके से आपको पालन करना चाहिए, निबंध लिखने का पनिशमेंट दिया था। 2 लोगों की मौत हुई थी, और निबंध लिख करके मामला रफा दफा, सिर्फ इसलिए कि आरोपी नाबालिग है। इस पूरे मामले में एक नई बहस छिड़ी, और पूरे मामले को री इन्वेस्टिगेट किया गया। जिसकी गाड़ी थी, यानी इस बच्चे के पिता, नाबालिग के पिता, और उसको क्यों ना बालिग की तरह ट्रीट किया जाए, ये तमाम बहस आगे बढ़ी, और उसके बाद जो पीड़ित परिवार था उन्हें जाकर के इंसाफ मिल सका, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसने इस पूरे मामले को खासा उठाया, और उसके बाद न्यूज चैनल्स पर भी ये मुद्दा गरमाया रहा, और आखिरकार इंसाफ पीड़ित परिवार को मिल सका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगस्त के महीने में पश्चिम बंगाल में हुई एक ऐसी घटना की जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य कृत्य को अंजाम दिया गया, वो तो आप भूले नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी तक हिल गई, और उसके बाद डॉक्टरों का आंदोलन, प्रोटेस्ट देश भर में जिस तरीके से देखने को मिला, ये आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में आज भी लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। कुछ ऐसा ही इस मामले में देखने को मिला। आरोपी को लेकर के जो तमाम तथ्य सामने आए, उससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल में इस व्यक्ति की एंट्री होती है, किस तरीके से इस महिला को ये व्यक्ति सेमिनार हॉल तक ले जाता है, और उसके बाद उसके साथ जो होता है। इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में जो लेथार्जिक एटीट्यूड और पूरी इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की जो कोशिश थी, वो सभी सुर्खियां बटोरती रही। ममता बनर्जी की कुर्सी पर भी आ गई थी, उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। हमने सब कुछ देखा कि किस तरीके से कोलकाता की सड़कों पर आंदोलन जो था शुरू हुआ, लेकिन राजधानी दिल्ली तक वो प्रोटेस्ट देखने को मिला जब डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये घटना भी साल की उन 4 बड़ी घटनाओं में से एक, जो साल भर सुर्खियां बटोरते रहे। तो ये तो बात हुई क्राइम से जुड़ी घटनाओं की। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक चेहरों की, जिन्होंने साल 2024 में खूब सुर्खियां बटोरी।
नंबर 1 पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसा कि शुरुआत में ही हम कह चुके हैं, लोकसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने के बाद तीसरी मर्तबा पीएम की कुर्सी पर आसीन हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साल भर वो सुर्खियां बटोरते ही रहे। किसी एक दिन या किसी एक घटना को हम फोकस नहीं कर सकते, बल्कि साल भर वो खबरिया चैनलों पर छाए रहे। शायद ही कोई ऐसा बुलेटिन होता होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर सुर्खियां न बनी हो। तो नंबर 1 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पर जो चेहरा साल भर पॉपुलर रहा और बाउंस बैक करके आया, उसमें बात राहुल गांधी की। जबरदस्त वापसी हुई लोकसभा चुनावों में, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आया। इंडी गठबंधन के फॉर्मेशन के बाद जिस तरीके से विपक्ष के नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी के भी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया। रायबरेली से चुनाव जीते, वायनाड से भी चुनाव जीते, हालांकि बाद में उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया और उस सीट पर उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद चुनी गई। तो राहुल गांधी को साल में हम नंबर 2 पर पॉलिटिकल फेस के रूप में जरूर शुमार करेंगे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए विपक्ष के नेता की कुर्सी पर कब्जा किया। ये बात अलग है कि बात के जो चुनाव हुए इसी साल, उनमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। तीसरे नंबर पर जिस चेहरे को हम शुमार करेंगे जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो चेहरा है अखिलेश यादव का। जी हाँ, अखिलेश यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और समाजवादी पार्टी, सोचिए, उत्तर प्रदेश में रामलला का मंदिर अस्तित्व में आया और अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत जाए, ये मुमकिन नहीं था, लेकिन ये नामुमकिन मुमकिन हुआ। इसी वजह से अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में जो रहा, उसके लिए उन्हें हम तीसरे नंबर पर शुमार कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जिस चेहरे को हम काउंट कर रहे हैं, वो नाम है जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब का। जी हाँ, लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये चेहरा हाशिए पर रहा, लेकिन आखिरकार जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ये अब आसीन भी हैं, बल्कि जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये तो बात हुई 4 ऐसे बड़े चेहरों की जिन्होंने राजनीति में बहुत बेहतरीन साल 2024 में किया। अब बात उन चेहरों की जो सबसे बड़े लूजर साबित हुए साल 2024 में। सबसे बड़े लूजर में मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, उनको सबसे बड़ा लूजर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उन्हें गंवानी पड़ी भ्रष्टाचार के मामले के आरोप में, और आखिरकार जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो दिल्ली की जो सत्ता है वहां डगमग डगमग सी स्थिति हो गई। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से बेल भी मिली, बेल पर बाहर भी आए, लेकिन कंडीशनल बेल, और उन्हें अपनी जो कुर्सी थी उस पर इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि यहां पर एक फायदा आतिशी का जरूर हुआ, उनका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। हालांकि बात मैं लूजर्स की कर रही हूं, लेकिन वो आतिशी जिन्हें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगी, अरविंद केजरीवाल का नुकसान आतिशी के फायदे के रूप में देखने को मिला। हालांकि आतिशी को हम अलग से कोई पॉइंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो उस तरह की सुर्खियां नहीं बटोर पाई हैं जो उन्हें साल 2024 के बड़े अचीवर्स के रूप में गिनाए, लेकिन क्योंकि उनका फायदा जरूर हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज है, लिहाजा उनका जिक्र करना बहुत जरूरी था। इसके बिना जिस चेहरे को हम जिक्र करेंगे जो सबसे बड़े नुकसान के रूप में जिनको देखने को मिला, वो है हेमंत सोरेन। हालांकि पहले नुकसान और फिर बाउंस बैक, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। साल की शुरुआत में हमने देखा था भ्रष्टाचार के मामले में सब कुछ हुआ, जेल, बेल, और उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ करके फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। तो जो शुरुआत में उनका नुकसान हुआ था, वो बड़े लूजर के रूप में जरूर दिखाई दिए, लेकिन बाद में फिर डैमेज कंट्रोल हुआ और फिर सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। तो लूजर्स जहां तक हम काउंट करें, वहां हेमंत सोरेन, ये बात अलग है कि राजनीति में परिपक्व हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो फिर काबिज हो गए। इसके बाद जिस चेहरे का जिक्र करना चाहिए, इस नंबर पर भी 2 लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की सियासत में दोनों महाविकास आघाड़ी का महत्वपूर्ण चेहरा थे, लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र के चुनावों का जिक्र हुआ तो वो सहमति नहीं बन पाई, और उसके बाद जो नतीजे सबके सामने आए, ये दोनों ही बड़े लूजर्स के रूप में आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। इनका जो राजनीतिक भविष्य है वो भी गर्त में जाता दिखाई दे रहा है, लिहाजा इन दोनों को भी मैं लूजर्स के रूप में नंबर 3 पर काउंट करती हूँ। यहाँ किसी को ऊपर या नीचे नहीं कर रही हूँ, इसीलिए दोनों नंबर 3 की पोजीशन को शेयर करते हैं। चौथे नंबर पर जो नाम है वो सबके लिए बड़ा शॉकिंग था, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 24 साल का उनका
जो एक बड़ा टेन्योर रहा, आखिरकार इस बार चुनाव में उन्हें वो गंवाना पड़ा और मुख्यमंत्री की कुर्सी खोनी पड़ी। लिहाजा 2024 के चौथे नंबर पर बड़े लूजर रहे नवीन पटनायक। ये तो बात हुई लूजर्स की, और आखिर में हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की। जी हाँ, क्रिकेट टीम ने 2024 में, जो 2023 में नहीं कर पाए थे, 2024 में किया और आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई थी, वो तस्वीरें आपको जरूर याद होगी। तो सबसे पहले हम जो क्रेडिट दे रहे हैं बेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट या पर्सन के रूप में, वो टीम इंडिया का। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत हासिल की और 2024 का T20 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके बाद अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में देखिए कई कीर्तिमान स्थापित किए गए, जिसमें मनु भाकर का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने एक ही ओलंपिक के टूर्नामेंट में 2 मेडल अलग अलग कैटेगरीज में अपने नाम किए और देश का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय का जिक्र करना भी जरूरी है। हालांकि इस बार वो गोल्डन तो नहीं ला पाए, पाकिस्तान के खिलाड़ी के साथ वो थोड़ा सा चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल लाने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने बैक टू बैक 2 अलग अलग ओलंपिक इवेंट्स में अपने नाम मेडल किए हैं। इससे पहले भी ओलंपिक टूर्नामेंट में आपको याद होगा उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया था जैवलिन थ्रो में। इसके बाद हम बात हॉकी की टीम की भी करेंगे, जिन्होंने 2 बैक टू बैक ओलंपिक इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो लगातार लाकर देश का नाम रोशन किया। बात पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों की भी की जानी चाहिए, जिन्होंने जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन साथ ही साथ साल के अंत में हमारे चेस खिलाड़ियों ने जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया, उनका जिक्र करना हम नहीं भूल सकते। 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे सभी हैरान रह गए। वो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए और साथ ही साथ कनुरू हम्पी, जो महिलाओं की कैटेगरी में 37 वर्ष की हैं, उन्होंने खिताब अपने नाम करके देश का कीर्तिमान बढ़ाया। तो ये थी साल 2024 की कुछ बड़ी घटनाएं। 4 कैटेगरीज अलग अलग हमने आपको बताई और 4 ही बड़े चेहरे, 4 बड़ी घटनाएं आपको बताई। आपको हमारा ये रिकैप कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं साल 2024 आपके लिए अच्छा रहा और आने वाला साल आपके लिए और बेहतर रहेगा। नमस्कार।